नमस्कार दोस्तों। रीट एवं शिक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी रहने वाली है शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास नंबर 22, जिसके अंदर हम देखेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व की एक क्लास हमारी हो चुकी है, ये क्लास नंबर 2 है व्यक्तित्व की, जिसके अंदर व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उनमें प्रक्षेपी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास नंबर जो सेकंड यानी नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसके अंदर अप्रक्षेपी विधियों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं इनका अध्ययन करेंगे। 12 से 13 विधियां हैं जिनका आज की इस क्लास में हम अध्ययन कर ले वाले हैं। तो जो भी साथी रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जो प्रतिदिन क्लास आती है वो अटेंड जरूर करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। तो दोस्तों बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियां होती कौन कौन सी है। व्यक्तित्व मापन की विधियों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की विधियां इनके अंतर्गत आती है। पहली आती है प्रक्षेपण विधियां और दूसरी आती है अप्रक्षेपण विधियां। अब बात करें कि प्रक्षेपण विधियों में कौन कौन सी विधियां आती है, तो देखिए मित्रों, प्रक्षेपण विधियों में ये हमारी यहां पर 7 विधियों के मैंने नाम लिखे हैं, जबकि आगे जैसे हम अध्ययन करेंगे वहां पर आपको 5 से 6 विधियां हैं, उनके बारे में और अध्ययन करवा दूंगा। अन्य सभी विधियां लिखा हुआ है ना। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण टीबीटी, आईबीटी होती है, टीबीटी नहीं होती है। क्या होती है? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण। इसको शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है किसने दी यह विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी, बाल संपर्त्य परीक्षण सीएटी, वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी, स्वतंत्र शब्द साचर्य परीक्षण एफडब्ल्यूएटी, चित्र नैराश्य परीक्षण एफपीटी, खेल व नाट्य विधि टीबीटी। इनके बारे में आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रक्षेपण विधियों के बारे में ही रहने वाली है। अब देख लेते हैं कि अप्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती है, क्योंकि सीधा जो क्वेश्चन एग्जाम में आजकल देखने को मिलता है वो सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से यह विधि है किस प्रकार की, आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, मनोवैज्ञानिक है या प्रक्षेपण है, किस प्रकार की है। अप्रक्षेपण विधियों की अगर हम बात करें तो इस विधि को 3 भागों में बांटा गया है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इंपॉर्टेंट मनोविश्लेषणात्मक विधियां नहीं है क्या, जिसके बारे में हमने फ्राइड के बारे में अध्ययन किया था वो। दोस्तों आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि, ये 4 विधियां हैं जो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बात करें वस्तुनिष्ठ विधियों की तो वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण बहिर्दर्शन विधि आती है, समाजमिति विधि आती है, क्रम निर्धारण विधि यानी मापन विधि आती है और शारीरिक परीक्षण, यह होती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में मुक्त साहचर्य विधि और स्वपन विश्लेषण विधि, ये 2 विधियां हैं जो सम्मिलित की जाती है। वैसे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था उसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। संपूर्ण अध्ययन जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, वो भी इन विधियों के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास की ओर चलते हैं और आज हम देखने वाले हैं प्रक्षेपण विधियां। सर्वप्रथम प्रक्षेपण का प्रयोग किया था सिगमंड फ्राइड ने। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। प्रक्षेपण का सबसे पहले जो प्रक्षेपण विधियां हैं इनका सबसे पहले प्रयोग किया है सिगमंड फ्राइड ने। दोस्तों देखिए ये प्रक्षेपण होता क्या है, इसमें व्यक्ति के अचेतन मन को जानना होता है। जो अचेतन मन से रिलेटेड है वो सभी आपकी प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आएगी। दोस्तों ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों, बातों आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रक्षेपण है। मित्रों कोई भी जो व्यक्ति है जिसकी भावना है या कोई बात है तो वो खुद नहीं बोलेगा, कोई दूसरा साधन काम मिलेगा, अपनी बात को किसी दूसरे साधन के द्वारा हमें बताएगा, यही होता है मित्रों प्रक्षेपण। इस विधि में व्यक्ति की माप परोक्ष रूप से होती है। व्यक्ति की जो माप है वो किस प्रकार होती है? परोक्ष रूप से। अब मित्रों 13 विधियां हैं
जो आपके प्रक्षेपण विधियों में आती है व्यक्तित्व के, एक एक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली विधि आपकी स्क्रीन पे, स्याही धब्बा परीक्षण, मशीन लक्षम परीक्षण, इंक ब्लोट टेस्ट इसको जाना जाता है। यहां से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया। पहला क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड काम में लिए गए। स्याही धब्बा परीक्षण में जो कार्ड काम में लिए उनमें काले व सफेद कार्ड कितने थे, अन्य कार्ड कितने थे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इस परीक्षण को स्विट्जरलैंड के हरमन रोर्सा ने 1921 में दिया था। स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हम रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, तो हरमन रोर्सा ने दिया था 1921 में। इसमें रोर्सा ने कुल 10 कार्ड है वो काम में लिए। तो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड में से जो 5 कार्ड है वो तो काले और सफेद होते हैं, और अन्य जो 5 कार्ड होते हैं उनमें 2 कार्ड लाल व काले, 3 अन्य रंग के होते हैं। तो स्याही धब्बा परीक्षण के अंदर कुल कार्ड 10 में से 5 काले व सफेद होते हैं, और अन्य जो 5 बचते हैं वो उनमें से 5 में से 2 कार्ड तो क्या होते हैं, या तो लाल या काले, और जो 3 बचते हैं वो होते हैं अन्य रंग, पीले भी हो सकते हैं, गुलाबी भी हो सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों बालक को एक एक करके ये कार्ड देखने के उपरांत आकृति के बारे में पूछा जाता है। बालक को क्या है, एक एक कार्ड दिया जाता है इनमें से, और फिर उसके बाद आकृति जो बनती है उसके बारे में पूछा जाता है। बालक की जो प्रतिक्रिया है उसको किस पर लिखा जाता है, चार्ट पर लिखा जाता है, और फिर बालक का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों ये 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। जो स्याही धब्बा परीक्षण है 13 से 19 वर्ष के मध्य के जो बालक है उनके लिए क्या है, उपयोगी है। दोस्तों अब ये 1921 में दिया था, इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ। देखिए इसी के समान 1961 में होलजमैन ने दूसरा स्याही धब्बा परीक्षण किया। यानी कि 1921 में तो किसने किया है, 1921 में हरमन रोर्सा ने। 1961 40 साल बाद, 1921 प्लस 40 यानी 1961 के अंदर किसने किया है, होलजमैन ने दूसरा स्याही धब्बा परीक्षण किया। इसमें 2 फार्म है, प्रत्येक फार्म में 45 कार्ड है जिन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। मतलब जो दूसरा परीक्षण हुआ स्याही धब्बा परीक्षण का, उसमें कुल 90 कार्ड थे। 2 फार्म बनाए गए, दोनों में 45-45, तो कुल 90 कार्ड इसके अंदर सम्मिलित थे, और यही यहां पर भी स्याही का धब्बा है कार्डों पर लगाया गया। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में 4 आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। किन किन के आधार पर, स्थान, विषय वस्तु, मौलिकता और संगठन। स्थान, विषय वस्तु, मौलिकता और संगठन क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर इन चारों का। निम्न में से किस परीक्षण पर हरमन रोर्सा ने व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया। स्थान, विषय वस्तु, मौलिकता, एक अन्य कोई सा भी नाम आपको दिया जा सकता है। तो यह था पहला जो प्रक्षेपी विधियां उनमें पहली विधि आईबीटी। नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरी विधि आती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अंतश्चेतना बोधन परीक्षण, कथा प्रसंग परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको टीएटी के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों तो चलिए टीएटी परीक्षण क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। किसने दिया ये पहला क्वेश्चन, इस परीक्षण का निर्माण मुर्रे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। तो मित्रों ये जो परीक्षण है इसका क्वेश्चन कैसे बनकर एग्जाम में आता है, देखिए पहला प्रयोग किया है जो टीएटी का वो किया सिर्फ मुर्रे ने। दूसरा जो 1938 में होता है उस समय मुरे और मॉर्गन दोनों आपस में मिल जाते हैं साथ। तो अगर आपको प्रतिपादक पूछा जाए तो मॉर्गन व मुरे दोनों रहेंगे। दोस्तों तो 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यह दिया था। बाद में 1938 के अंदर मॉर्गन के साथ मिलकर इसमें क्या किया था, संशोधन किया था। अंग्रेजी में थेमेटिक शब्द का अर्थ है प्रसंग से संबंधित। टीएटी थेमेटिक होगा ना मित्रों, पहले टी का अर्थ होता है थेमेटिक, तो थेमेटिक का अर्थ होता है प्रसंग से संबंधित। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कुल कितने कार्ड काम में लिए गए, और यहां कार्ड से ही क्वेश्चन आता है मित्रों। पहला जो हमने देखा है स्याही धब्बा परीक्षण, उसमें कितने कार्ड थे हमारे, 10 कार्ड थे। यहां पर देखिए इसमें कुल 31 कार्ड थे। कितने थे मित्रों, 31 कार्ड। लेकिन 1938 के अंदर जब वापस परीक्षण किया तो वहां पर 30 ही कार्ड बचे। एक कार्ड जो बिल्कुल सफेद खाली कार्ड था
31 कार्ड लिए। वो कौन कौन के थे पहले बताइए मित्रों। 10 पुरुषों के चित्र थे, 10 में महिलाओं के थे, 10 पर पुरुष और महिलाओं के दोनों के थे, एक बिल्कुल खाली था। तो जब उन्होंने 1938 के अंदर वापस परीक्षण किया तो उस खाली कार्ड को क्या किया, हटा दिया दोस्तों। मॉर्गन मुरे ने 10वां कार्ड हटा दिया था। मॉर्गन और मुरे ने क्या किया, जो 10वां कार्ड है उसको हटा दिया। इसमें एक सादा कार्ड होता था जो 16वें नंबर पर होता था। जो सादा कार्ड है वो कितने नंबर पे था, 16वें नंबर पे। सादा कार्ड को कौन से नंबर पे रखा था इन्होंने, 16वें नंबर पे रखा था, जिसको क्या किया मॉर्गन और मुरे ने 1938 में हटा दिया। अब देखिए मित्रों, बच्चे कितने कार्ड हैं, 30 कार्ड बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 30 कार्ड बच्चे हैं। इन कार्डों में 10 कार्ड पुरुषों के, इन कार्डों में 10 कार्ड है पुरुषों के, 10 कार्ड है स्त्रियों के, तथा 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं, पुरुषों के स्त्रियों के मिलाकर। तो 10 10 10 कार्ड कितने हो गए हमारे, 30 कार्ड हो गए। अब परीक्षण क्या कैसे करते हैं, परीक्षण के समय 19+1 यानी कि 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। बालक को कार्ड के चित्र को देखकर अचेतन मन में दबी हुई कहानी लिखने को कहा जाता है। जैसा कार्ड बालक के सामने रखा जाता है उसी के आधार पर जो उसके अचेतन मन में जो दबी हुई बातें हैं वो लिखनी होती है। यह परीक्षण व्यक्तिगत यानी एक बालक पर भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी बालकों पर किया जा सकता है। यह 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए है उपयोगी है, 14 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। अब देखिए, सर्वप्रथम इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला ने टीएटी का भारतीय अनुकूलन किया। टीएटी परीक्षण है दोस्तों, ये मॉर्गन और मुरे ने दिया था तो विदेशी था, लेकिन यहां पे देखिए इलाहाबाद जो आपकी मनोविज्ञान शाला है इसने क्या कर दिया, टीएटी का भारतीय अनुकूलन यानी भारतीय सिद्धांत इसको बना दिया। देखिए यहां पे किसने बनाया, उमा चौधरी ने 30 चित्रों में से 14 चित्रों व लखनऊ के एच.सी. गुप्ता ने 12 चित्रों का चयन कर भारतीय अनुकूलन किया। यानी जो 30 चित्र थे इनमें से जो उमा चौधरी है उसने तो 14 चित्र भारत के अनुकूल बना दिए और एच.सी. गुप्ता है उन्होंने 12 चित्रों को भारत के अनुकूल बना दिया। बाकी जो टीएटी परीक्षण में थे वो ही चित्र उन्होंने रखे दोस्तों। यह हो गया हमारा दूसरा परीक्षण। पहला था हमारा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा टीएटी विधि दोस्तों। तीसरे की ओर चलें। तीसरी हमारी विधि आती है बाल संपर्त्य परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों, इंपॉर्टेंट, जिसको हम सीएटी विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके प्रतिपादक, इस परीक्षण का निर्माण या प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलाक ने किया। लियोपोल्ड बेलाक भी लिखा होता है, बेलाक भी लिखा हुआ मिल सकता है। कब किया है, 1948 में। तो सीएटी परीक्षण का प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलाक दोस्तों, तथा 1954 में अर्नेस्ट क्रिस ने विकास किया। दिया तो ये 1948 में लियोपोल्ड बेलाक ने, लेकिन 1954 में अर्नेस्ट क्रिस ने इसका क्या किया, विकास किया। ये 1954 है, यहां पर बहुत जगह आपको 1951 भी लिखा हुआ मिलता है मित्रों। ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले सवाल है, आपको आधी जगह 1954 मिलता है, आधी जगह 1951 मिलता है। आगे देखिए, इसमें 10 कार्ड होते हैं और प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र बताने होते हैं। यानी कि 10 कार्ड होते हैं और 10 के 10 कार्ड किसके जो चित्र होते हैं, उन पर चित्र किसके होते हैं, जानवरों के होते हैं। बच्चे को जानवर के चित्र को देखकर उनसे घनिष्ठता स्थापित करके कहानी बनानी है। वे स्वयं को इनका पात्र मान लेते हैं और बच्चे फिर क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं दोस्तों, जिनके आधार पर 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को कहानी लिखनी होती है। जो 3 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको इसके आधार पर जो चित्र, जो कार्ड दिखाया जाता है उसके आधार पर कहानी लिखनी होती है। इसके बाद कहानी का विश्लेषण कर उसका अर्थ ज्ञात किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, कहानी का विश्लेषण किया जाता है और उसका अर्थ है जो पता किया जाता है दोस्तों। तो यह था हमारा तीसरा परीक्षण, सीएटी परीक्षण, बाल संपर्त्य परीक्षण। नाम जरूर याद रख लेना, सीधा पूछा जाता है बाल संपर्त्य परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया या किसने दिया यह परीक्षण, लियोपोल्ड बेलाक ने। आगे चलते हैं, चौथा परीक्षण आता है हमारे वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखिए मित्रों, यानी एससीटी परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके बारे में देखिए, एससीटी विधि क्या है, ये एससीटी विधि देखिए मित्रों,
इस परीक्षण का विकास 1930 के अंदर पाइने व टेंडलर ने किया। किसने किया इसका जो प्रतिपादन है वाक्य पूर्ति परीक्षण का? पाइने व टेंडलर ने। कब? 1930 में दोस्तों। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने भी एक ऐसे ही परीक्षण का निर्माण किया है। भारत के अंदर जो विश्वनाथ मुखर्जी है उन्होंने ऐसा ही एक परीक्षण है जो भारत के अंदर भी क्या है बनाया है दोस्तों। आगे देखिए, इस परीक्षण में 40 अधूरे वाक्य होते हैं और जो आपका परीक्षण है वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि, इसके अंदर 40 वाक्य होते हैं, लेकिन वो 40 के 40 ही अधूरे होते हैं दोस्तों, जिन्हें उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसका व्यक्तित्व माना होता है। जिसका हमें व्यक्तित्व पता करना है उसको वो 40 वाक्य दे दिए जाते हैं और उसको करने रहते हैं वो पूरे। व्यक्ति प्रत्येक अधूरे वाक्य को अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है? पूरा करता है। समझे मित्रों, ये 14 से 19 वर्ष के बालकों के लिए होता है वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी है, जिसमें 40 वाक्य होते हैं, अधूरे वाक्य होते हैं। 14 से 19 वर्ष के जो बालक है उनके लिए यह उपयोगी होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए इस प्रकार के वाक्य मिल सकते हैं आपको। उदाहरण देखिए, मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे अक्सर। मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि, अब आपको यहां पर कारण बताना है। नीचे दूसरा वाक्य दे दिया मेरी पत्नी मुझसे अक्सर, और इसकी पूर्ति आपको करनी है। तो यह होता है मित्रों आपका एससीटी यानी एससीटी विधि, जिसको वाक्य पूर्ति परीक्षण के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 5 नंबर पे आता है हमारा स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण एफडब्ल्यूएटी विधि। एफडब्ल्यूएटी विधि दोस्तों 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। गाल्टन ने 75 शब्दों की एक सूची बनाई। कितने शब्दों की? 75 शब्दों की सूची बनाई। गाल्टन ने परीक्षण के दौरान पाया कि साहचर्य शब्दों के स्मरण से कुछ मानसिक चित्र व प्रतिमाएं मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। 75 शब्दों की सूची बनाई। जब परीक्षण किया जाता है तो जो शब्द है जिसका व्यक्तित्व हम पता करें उसके सामने जाएगा, तो उस शब्द को देखते ही उसके दिमाग अचेतन मन में एक मानसिक चित्र बनेगा, प्रतिमा बनेगी उसके मस्तिष्क में दोस्तों। गाल्टन ने साहचर्य काल मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए मित्रों, जो गाल्टन है उसने साहचर्य काल मापने या व्यक्तित्व मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया है? किसका किया है? क्रोनोमीटर का दोस्तों। इस विधि में शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाते हुए बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस विधि के अंदर शब्दों की सहायता से जो शब्द है, शब्द 75 शब्द बनाए थे ना, तो इन 75 शब्दों की प्रतिक्रिया करवाते हैं। बालक को सामने रखा जाएगा, उसको एक शब्द दिखाया जाएगा और उसकी प्रतिक्रिया उस पर ली जाएगी और उसका व्यक्तित्व है वो निर्धारित किया जाएगा दोस्तों। आगे देखिए मित्रों एफडब्ल्यूएटी के बारे में। बालक जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। तो 75 शब्द है, अब बालक 75 शब्दों में से जिस शब्द के बारे में ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया देगा मतलब उसका वैसा ही व्यक्तित्व होगा। इलाहाबाद ब्यूरो ने इस परीक्षण को प्रकाशित किया। इसे व्यवस्थित रूप से फ्राइड ने प्रस्तुत किया था। व्यवस्थित रूप से इसको किसने किया था? फ्राइड ने। 1904 में युंग ने 100 शब्दों की मापक सूची तैयार की थी। एफडब्ल्यूएटी विधि है इसकी। गाल्टन ने तो 75 शब्दों की सूची बनाई, लेकिन 1904 के अंदर क्या किया? जो युंग है उन्होंने 100 शब्दों की सूची तैयार कर ली दोस्तों। इस पर सबसे जो प्रथम प्रयोग किया था गाल्टन के बाद वो किया था युंग व फ्राइड ने दोस्तों। यह है आपकी एफडब्ल्यूएटी परीक्षण। नेक्स्ट परीक्षण में चलते हैं। 6 नंबर पे आता है चित्र नैराश्य विधि, या जिसको हम तस्वीर कुंटा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तस्वीर कुंटा परीक्षण इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम के अंदर आ सकती है। देखिए मित्रों, इस विधि को रोजेन विंग ने 1945 से 1949 के मध्य प्रतिपादित किया था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चित्र नैराश्य या तस्वीर कुंटा परीक्षण है मित्रों। तस्वीर कुंटा परीक्षण, इसको इस जो विधि है ये आपकी या ये परीक्षण है ये किसने दिया है मित्रों? ये दिया है रोजेन विंग ने। किसने दिया है? रोजेन विंग ने दिया है। कब? 1945 से 1949 के मध्य दोस्तों।
अब देखिए मित्रों, जो तस्वीर कुंठा परीक्षण है आपका, तस्वीर कुंठा परीक्षण, यह लगभग ऐसा माना जाता है कि 1949 में ही दिया गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, लेकिन आपको 1949 है जो याद रखना है। इसमें 24 कार्ड होते हैं, प्रत्येक कार्ड पर 2 व्यक्तियों के चित्र बने रहते हैं। 24 कार्ड है और 24 के 24 जो कार्ड है उनमें प्रत्येक कार्ड पे आपको 2 व्यक्तियों के चित्र मिलेंगे, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बातें करते दिखाए जाते हैं। मतलब ऐसे चित्र है कि जो 2 व्यक्ति है उनमें से दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कुछ बातें कर रहा है, जिसमें निराशा, और दूसरा जो पहला व्यक्ति है वो क्या है, निराशा लिए हुए होता है। निराश व्यक्ति की प्रतिक्रिया लिखने को कहा जाता है और इसके आधार पर व्यक्तित्व का पता है जो लगाया जाता है। 7वीं विधि की ओर चलते हैं। तो 7वीं विधि आती है हमारी खेल नाट्य विधि। कौन सी आती है? खेल नाट्य विधि। देखिए मित्रों, इस विधि के प्रवर्तक है मोरेनो। खेल नाट्य विधि के प्रवर्तक कौन है मित्रों? मोरेनो है। खेल नाट्य विधि के प्रवर्तक मोरेनो। इस विधि में खेल व नाटक की सहायता से बालक के अचेतन मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है तथा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। खेल विधि, तो खेल या फिर नाटक, इन दोनों के द्वारा ही बालक का जो अवचेतन मन है, जिसमें दबी हुई भावनाएं हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही उनका पता चलता है तो हमें पता चल जाता है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है। उदाहरण के लिए देखिए, शतरंज खेल को पसंद करने वाला मानसिक प्रतिभा का धनी होगा। क्यों? शतरंज है जो आपके मानसिक बहुत ही तेज दिमाग के साथ खेला जाता है, तो जो शतरंज गेम खेलता है मतलब वो मानसिक प्रतिभा का धनी है। रावण का अगर कोई किरदार निभाता है, अगर रावण का किरदार पसंद करता है, मतलब वो क्या है, क्रोधी प्रवृत्ति का। क्योंकि रावण क्या था? क्रोधी प्रवृत्ति का। और रावण का किरदार पसंद कर रहा है मतलब वो क्या है, क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। नेक्स्ट विधि, 8वीं विधि है हमारी SAT विधि, जिसे प्रौढ़ बोध परीक्षण भी कहते हैं। SAT विधि। देखिए मित्रों, प्रौढ़ बोध परीक्षण, प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलेक है मित्रों। इसके भी प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलेक। इसमें 16 कार्ड होते हैं। 50 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए क्या होती है, ये उपयोगी होती है मित्रों। उमा चौधरी ने 1978 में भारत में इसका अनुवाद किया है। तो जो लियोपोल्ड ब्लेक ने SAT विधि दी थी, उसका 1978 के अंदर भारत में इसका अनुवाद हो गया दोस्तों। 9वीं हमारी विधि है मोज़ेक परीक्षण। प्रतिपादक कौन है? मार्गरेट लोवेनफील्ड। मोज़ेक जो परीक्षण है इसका प्रतिपादक कौन है? मार्गरेट लोवेनफील्ड है दोस्तों। देखिए, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, हस्तलेख के मूल्यांकन में यह उपयोगी होती है दोस्तों। कौन सी? मोज़ेक परीक्षण। नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। जो ये विधियां हैं इनके आपको प्रतिपादक का नाम याद रखना है। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण HTP विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? बक है दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन है? बक। खेल विधि, बच्चों को खिलौने के साथ खेलने की पूर्व स्वतंत्रता दी जाती है खेल विधि में, और फिर उनका व्यक्तित्व ज्ञात किया जाता है। 12वीं विधि हमारी आती है मित्रों, वो आती है रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण। रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण, रॉबर्ट्स ने इसका क्या था? प्रतिपादन। 27 कार्ड थे और बच्चे के अंतःक्रिया करते हुए, मतलब 27 कार्ड बच्चे को दिखाए जाएंगे और फिर बच्चा कैसी अंतःक्रिया करता है उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व मापा जाएगा। 13वीं विधि है टेस्ट ऑफ सिंबल अरेंजमेंट। 13वीं विधि है टेस्ट ऑफ सिंबल अरेंजमेंट मित्रों। यह विधि दी थी, यानी किसने दी थी? प्रतिपादक है कोहन। 1955 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। और इसमें कार्ड कितने होते हैं? 16 कार्ड होते हैं मित्रों। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हम पढ़ रहे थे, प्रक्षेपी विधियां, उनमें ये 13 विधियां आपके सिलेबस में जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रख दी है। अब मित्रों, जो प्रक्षेपी विधियां पढ़ी है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या हमें कमियां मिली, वो देख लेते हैं। चलिए मित्रों, प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं। व्यक्ति की दबी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने में प्रक्षेपी विधियां सहायक है, क्योंकि अचेतन मन का क्या करती है? ये अध्ययन करती है। इसमें परीक्षक की मनोवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षक की क्या मनोवृत्ति है, उसका बालक पर कोई प्रभाव इन विधियों के द्वारा नहीं पड़ता है। ये विधियां व्यक्ति के अचेतन मन को समझने का एकमात्र उदाहरण है। व्यक्ति का जो अचेतन मन है उनको समझने का एकमात्र उदाहरण आपकी प्रक्षेपी विधियां ही होती है। यह परीक्षण परीक्षक व विषयों के मध्य तालमेल स्थापित करने पर बल देता है।
जो ये आपके प्रक्षेपी विधियां हैं, परीक्षक और जो विषय उनके मध्य तालमेल स्थापित करता है। व्यक्ति के विचारों, संवेगों, गुणों, अनुभवों आदि का बाह्य अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से करती है, जिसमें व्यक्तित्व की सही जानकारी व किसी बात को छुपाने का अवसर नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो यह है प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं। बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों की सीमाओं की। तो देखिए सीमाएं, इन विधियों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। तो पहली सीमा हो गई, इन विधियों में समय बहुत अधिक व्यय होता है, क्योंकि ये विधियां हैं जिनमें समय आपको लगेगा। ये नहीं है कि आप कुछ मिनट कुछ सेकंड में इनका टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, बहुत अधिक समय लगता है, तो समय व्यय होता है इनमें। इनकी विश्वसनीयता एवं वैधता निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य है। जो विधियां आज हमने पढ़ी है, इनके द्वारा हम ये नहीं है कि बच्चे का व्यक्तित्व सही है, अगर हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं और वैसा व्यवहार अगर बालक कर रहा है तो हम व्यक्तित्व बता सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि वो फाइनल व्यक्तित्व ही है उस व्यक्ति का, यानी विश्वसनीयता बहुत कम है। अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा चिकित्सक क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप से प्रयोग संभव होता है। अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा कहां पर? चिकित्सक क्षेत्रों में इनका व्यापक प्रयोग संभव है। इन परीक्षणों का भावात्मक आधार मजबूत नहीं होता है। इन परीक्षणों के द्वारा एक बालक है, उसका जो भावात्मक आधार है या भावात्मक क्रिया है, उसका आधार मजबूत नहीं होता है दोस्तों। इन विधियों का संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से ही रहता है, जबकि व्यक्ति चेतन व अचेतन मन दोनों पक्षों का मिश्रित रूप है। व्यक्ति जो क्रियाएं करता है चेतन व अचेतन दोनों मन से करता है, जबकि जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर? अचेतन मन पर आधारित है। इस वजह से भी ये इसकी सीमा बन जाती है दोस्तों। तो व्यक्तित्व मापन की जो हम प्रक्षेपी विधियां देख रहे थे वो ये थी मित्रों, जो मैंने 13 विधियां आपको बताई है। इनमें इंपॉर्टेंट रहेगा जो विधि है वो कब दी गई, किसने दी, कितने कार्ड उसमें यूज किए गए, ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। तो कैसी लगी आज की ये क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।